हेलो गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड योर स्टडीज आर गोइंग ऑसम, सुपर, फैंटास्टिक, फैबुलस। आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। मई जून 21 बहुत जल्द आने वाला है। मई जून 21 के लिए मैं आज एक आपके लिए बहुत बेहतरीन 30 एमसीक्यूज इन लेस देन 30 मिनट्स। आई चैलेंज हिम, एक चैलेंज ले रहा हूं अपने लिए। 30 एमसीक्यूज इन लेस देन 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व। एंड वो 30 एमसीक्यू पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का जो करंट एमसीक्यू बुकलेट, केस स्टडी बुकलेट है, वहां से हम सॉल्व करेंगे। और आईडीटी का पहला 30 एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप भी ये आंसर देते रहो, आप भी देखते रहो कि आप क्या प्रॉपरली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मेरे आंसर के साथ अपना आंसर टैली करो, प्रॉपर रीजनिंग के साथ इसको डिस्कस करेंगे। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लेट्स स्टार्ट टुडेज 30 एमसीक्यूज लेस देन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट से भी कम में अपने 30 एमसीक्यूज को फटाफट सॉल्व करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1, एक्सन को रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेघालय वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। अगर एक्सन को एक सप्लायर है मेघालय का और कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट करना चाहता है, तो टर्नओवर लिमिट क्या होगा सर? 75 लाख रुपीस। टर्नओवर लिमिट क्या होगा सर? 75 लाख रुपीस। 75 लाख रुपीस उसका टर्नओवर होगा, तब जाके वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। अगर 75 लाख क्रॉस किया तो कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मेघालय इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट क्या है? 75 लाख। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट क्या है? 1.5 करोड़। तो पहला जवाब है पॉइंट नंबर बी। पहला जवाब है पॉइंट नंबर बी। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सेकंड जवाब, सेकंड क्वेश्चन, द persons making interstate supplies from Madhya Pradesh is compulsory required to get registered under GST. The person जो interstate supply कर रहा है मध्य प्रदेश से is compulsory required to get registered under GST. उसको compulsory GST में registration लेना पड़ेगा। उसको compulsory GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है फ्रॉम मध्य प्रदेश, उसको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इफ हिज ऑल इंडिया बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs in a financial year, if his all India based aggregate turnover exceeds 10 lakhs in a financial year, irrespective of the amount of aggregate turnover in a financial year, या in case of making interstate supply of taxable goods irrespective of the amount of aggregate turnover in a financial year। सर पहला दो ऑप्शन तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एक इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है मध्य प्रदेश से। लेकिन यहां पर बोला नहीं है गुड्स का कर रहा है कि सर्विसेज का कर रहा है। बोला नहीं है गुड्स का कर रहा है कि सर्विसेज का कर रहा है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अपने पढ़े थे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव वाला अमाउंट भी क्लैरिटी नहीं है, बट डी अमाउंट देखो, डी वाला ऑप्शन देखो। इन केस ऑफ मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अगर टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है, इन दैट केस चाहे उसका जितना ही एग्रीगेट टर्नओवर हो, उसको इंडिया में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना है, क्योंकि सर्विसेज नहीं है सर, गुड्स है। तो सी से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर डी है। सी से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर डी है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में तो हमें 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट मिल जाता है, यानी 20 लाख का टर्नओवर के ज्यादा अगर आपका टर्नओवर नहीं है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन गुड्स के केस में तो वो भी नहीं मिलता। तो सर ऑनेस्टली डी इज अ बेटर ऑप्शन, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका भी ये आंसर आया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? इसमें से कौन सा सर्विसेज है जिसपे जीएसटी नहीं लगता? टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो सर टेस्टिंग वाला जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर सर्विसेज में पड़े थे एग्जेम्प्ट होता है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी एग्जेम्प्ट होता है, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जेम्प्ट होता है। तो सर ऑल थ्री विच इज डी 1, 2 एंड 3 तीनों क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत मजा आएगा सर अगर ये सारा सॉल्व कर लेंगे, तो एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। तो वही मैं आपको 30 एमसीक्यूज आज लेस देन 30 मिनट्स में आपको करवाने वाला हूं। 30 एमसीक्यूज। मिस्टर नारायण गोयल हैज बुक्ड अ रूम ऑन रेंट इन सनशाइन होटल फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिंग ऑन 10th अगस्त। रूम बुक किया है होटल में, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय मिस्टर नारायण इन केस वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपको पढ़ाया गया था एग्जामिनेशन में, 1000 रुपये और लेस। तो इन दैट केस 6000 पे तो जीएसटी लग जाएगा, 11000 में भी जीएसटी लग जाएगा, 1500 पे भी जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर 800 है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपसे पूछा है कि जीएसटी किस केस में पेबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ए।
5. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, कौन से केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, की फ्री सैंपल्स, की गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। सर कॉम्पोजिशन लेवी में जो टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट आपको मिलता नहीं है, फ्री सैंपल्स का भी आपको क्रेडिट मिलता नहीं है, पर्सनल कंजम्पशन का भी आपको क्रेडिट मिलता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष एंड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, इट नीड नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन 16 अप्रैल। उसको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना है फॉर द गुड्स जो 16 अप्रैल को इशू किया है, आई मीन सप्लाई किया है। इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज डैश एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। सर आपको हम लोग ने पढ़ाया था टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में कि कौन सा ऐसा केस है जहां पे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। अगर आप सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर आप सप्लाई कर रहे हो ऐसा गुड्स जिसका वैल्यू, याद आ रहा है, 200 से कम है, जिसका वैल्यू 200 से कम है, तो अगर वैल्यू 200 से कम है, वैल्यू सप्लाई और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करो और उसको टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, तो वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी, 150। सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन से ऐसे केसेस है चारों में से जिसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय व्हाट मोड इज एग्जेम्प्ट? देखिए ध्यान से, जीटीए तो एग्जेम्प्ट हो नहीं सकता, ये हम लोग एग्जेम्पशन में पढ़े थे। कोरियर एजेंसी भी एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, बट रोड एंड इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में पूछा क्या है, रोड वाला भी एग्जेम्प्ट होता है और इनलैंड वाटरवेज भी एग्जेम्प्ट होता है। अब देखो ऑप्शन में बोला क्या है, ऑप्शन में 1, 2 देखो, कहीं 1, 2 दिख रहा है आपको? ऑप्शन में क्या आपको 1, 2 दिख रहा है? ये दिख रहा है ना सर? लेकिन देखो अब इसमें देखो गाइस, वेरी वेरी ऑनेस्टली देखो, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4, 1 एक्सेप्ट 3 and 4, 1 एक्सेप्ट 3 and 4। अब देखिए सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी तो एक तरीके से रोड का ही ट्रांसपोर्ट हुआ, कोरियर एजेंसी भी हो सकता है रोड का ट्रांसपोर्ट हुआ। तो वहां पे एग्जामिनेशन में आपको पढ़ाया गया था कि रोड से आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एक्सेप्ट जीटीए वाला और कोरियर एजेंसी वाला, वो एग्जेम्प्ट होता है, और इनलैंड वाटरवेज भी एग्जेम्प्ट होता है। तो अगेन अगर आप बेस्ट देखो, अब में से एमसीक्यू में आपको बेस्ट एक्यूरेट पॉसिबल आंसर देखना है, 1 and 2 भी करेक्ट है, बट सर यहां पे डी ऑप्शन देख लो एक बार, 1 एक्सेप्ट 3 and 4 and 2, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि इनलैंड, क्योंकि जीटीए एंड आपका बाकी जो मोड है, आई मीन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और जो सेकेंड वाला आपका मोड है क्या बोलते हैं कोरियर एजेंसी, वो छोड़कर बाकी जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर। 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल, रेलवेज के थ्रू चेन्नई से गुजरात, अगर कौन सा गुड्स आ रहा है जो एग्जेम्प्ट होने वाला है? पल्सेज, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जैगरी। सर जैगरी कहां से आ गया? जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यहां कोई बात ही नहीं आता। रेल से मिलिट्री इक्विपमेंट्स और पल्सेज, ये हम लोग ने पढ़ा था 1 and 2, ये हम लोग ने पढ़ा था, ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन सा चीज का वेयरहाउसिंग करेंगे तो आपका जीएसटी नहीं लगने वाला? सर कौन सा चीज का वेयरहाउसिंग करेंगे तो आपका जीएसटी नहीं लगने वाला? बहुत ध्यान से, टी, जैगरी, बीटल लीव्स एंड प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स। बहुत ध्यान से, टी, जैगरी, बीटल लीव्स एंड प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स। देखिए कोई भी चीज जो प्रोसेस्ड होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, कोई भी चीज जो प्रोसेस्ड होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। यहां पे हम लोग ने पढ़ा था वेयरहाउसिंग ऑफ व्हाट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या चीज ऐसा है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा? सर टी, जैगरी और बीटल लीव्स। अगर अपने इसका वेयरहाउसिंग करते हैं तो इसका आपको ऊपर जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आने वाला, जीएसटी इसमें एग्जेम्प्ट होता है, जीएसटी इसमें एग्जेम्प्ट होता है। प्रोसेस्ड कैश्यू नट पे जीएसटी लग जाता है उसका वेयरहाउसिंग अगर अपने करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में जीएसटी रेसिपिएंट पे नहीं करेगा? इसका मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सा ऐसा केसेस है जहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी सीमेंट लिमिटेड, इसमें रिवर्स चार्ज लग जाएगा, इसमें रिवर्स चार्ज लग जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू मिस्टर कृष्णा। अरे यार ये मिस्टर कृष्णा है, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी ना है। एक डायरेक्टर ने
एक मिस्टर कृष्णा को सप्लाई किया है, तो डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई करता है तब रिवर्स चार्ज लगता है, इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट और भी ऑप्शंस देखिए, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट डिपार्टमेंट अगर स्पीड पोस्ट का सर्विसेज एमएनओ लिमिटेड को दे रहा है, तो याद है गवर्नमेंट सर्विसेज में हम लोग ने पढ़ा था पोस्ट डिपार्टमेंट वाला सर्विसेज रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो अगेन ये भी एक करेक्ट आंसर है, इस पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगने वाला। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरिंग एजेंट टू अ बैंक, सर ये तो रिवर्स चार्ज में आएगा। तो सर आपसे ये पूछा कि रिवर्स चार्ज में क्या नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, 2 and 3। करेक्ट आंसर 2 and 3 विच इज सी। करेक्ट आंसर 2 and 3 विच इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Mr. X, a casual taxable person, is not involved in making taxable supplies of notified handicraft goods. Which of the following statements is true for Mr. X, a casual taxable person? बहुत ध्यान से पढ़ना। Mr. X एक casual taxable person है, वो involved नहीं है in making टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। याद है आपको रजिस्ट्रेशन में हम लोग ने एक एग्जेम्पशन पढ़ा था कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं उनका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख 10 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ऑल्दो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं तो। लेकिन यहां बोल दिया कि मिस्टर एक्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील नहीं करता है, तो बताओ इस वजह से क्या कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होने वाला है मिस्टर एक्स के लिए। सर मुझे तो अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मिस्टर एक्स अगर हैंडीक्राफ्ट गुड में डील नहीं करता है तो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि मिस्टर एक्स को इंडिया में जीएसटी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब देखो क्या एग्जैक्ट ऑप्शन अपने को दिख रहा है। मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल गलत। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल एक्सीड 20 लाख। क्या मिस्टर एक्स के ऊपर सेक्शन 24 लग रहा है कि मिस्टर एक्स के ऊपर सेक्शन 22 लग रहा है? सेक्शन 22 नहीं लग रहा है, सेक्शन 24 लग रहा है, बिकॉज यहां पे वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील नहीं कर रहा है। Mr. X is required to get registration under GST if the aggregate turnover financial year exceeds 40 lakhs. सर 40 lakhs भी नहीं है। Mr. X to compulsory registered irrespective of the threshold limit. Correct answer is D. चाहे जो भी threshold limit हो उसको registration लेना पड़ेगा क्योंकि handicraft goods में नहीं है। हाँ अगर ये handicraft goods में होता तब जाके आपके लिए करेक्ट आंसर होता, और एक्सक्लूसिवली गुड्स में होता तब जाके आपके लिए करेक्ट आंसर होता कि हाँ एग्रीगेट टर्नओवर आपको चेक करना। बट ये तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में है ही नहीं, तो आपको चेक करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। Next, the registration certificate granted to non-resident taxable person is valid for dash many days from the effective date of registration or period specified in registration application whichever is earlier. कितना दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है एक एनआरटीपी को? कितना दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है एक एनआरटीपी को? सर कई सही आंसर इज 90 डेज। 90 डेज का वैलिडिटी होता है एक एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन। एनआरटीपी को 90 डेज का वैलिडिटी होता है फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज earlier. तो करेक्ट आंसर इज 90 days. Which of the following activity shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services? कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो कभी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? ऐसा कौन सा एक्टिविटी है? तो गाइज इसमें परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ये तो डेफिनेटली शेड्यूल 3 में नहीं आएगा क्योंकि शेड्यूल 3 वाला पूछ रहा है आपसे कि कौन सा एक्टिविटी जिसमें सप्लाई ऑफ गुड भी नहीं है सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो यहां पर तो ये नहीं आने वाला। सेकंड, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी शेड्यूल 3 में नहीं आने वाला। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, डेफिनेटली ये डेफिनेटली आ सकता है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया तो इन दैट केस, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया तो इन दैट केस आपका जो सर्विस होगा वो इंडिया में क्या होगा? वो इंडिया में शेड्यूल 3 में आ जाएगा और इसमें सप्लाई नहीं माना जाएगा। बेसिकली सैलरी पे जीएसटी थोड़ी ना लगेगा, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से चार्ज करेगा सैलरी वो जीएसटी थोड़ी ना चार्ज करेगा। तो सर 4 भी सप्लाई नहीं है, सब गुड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, ठीक है, ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 3 and 4। करेक्ट आंसर इज 3 and 4। गाइज अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्यूनरल सर्विसेज जो होता है ना, फ्यूनरल सर्विसेज में शेड्यूल 3 लगता है, यानी उस पर सप्लाई ऑफ गुड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता है। तो ये भी एक तरह से डिजीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ऐसे तो इसको एग्जाम सप्लाई में भी कवर किया गया है, बट इसको भी आप सप्लाई नहीं मानते, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ विच टैक्सेस? कौन सा इसमें से क्रेडिट लेजर है, कौन सा इसमें से क्रेडिट लेजर के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हो? आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस। देखो क्रेडिट लेजर के थ्रू तो आप आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस कभी भी क्रेडिट के थ्रू आप यूज नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज आउटपुट टैक्स पेबल।
How the aggregate turnover is calculated for determining the threshold limit of registration. For determining the threshold limit of registration, आप aggregate turnover कैसे निकालोगे? अब aggregate turnover कैसे निकालोगे? How the aggregate turnover is calculated for determining threshold limit. फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं aggregate turnover कैसे निकालेंगे. Aggregate value of all taxable supplies excluding value of inward supplies. जहां गलत दिखा आंसर छोड़ देना, इतना टाइम नहीं अपने को पढ़ने का. Aggregate value of all taxable supplies excluding a value of inward supplies by a person on reverse charge, exempt supplies, export of goods and services, and interstate supply of person having same PAN computed on all India basis. एक बार और देख लेते हैं. Aggregate value of all taxable supplies excluding this exempt supplies, export of goods services and interstate supplies of a person computed for each state separately. ये अलग होगा, ये होगा ही नहीं. Aggregate value of all taxable intrastate export, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला. खाली इंट्रा बोल रहा है, इंटर बोल ही नहीं रहा. Aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supply, export of goods services, all interstate supply of a person having same PAN coming on all India basis. ये वर्ड मिसिंग था, इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक नहीं किया. देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप ध्यान दोगे ये ऑल इंडिया बेसिस के बाद स्टॉप हो गया, जबकि यहां तक भी सही है, लेकिन ये नहीं बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी का टैक्स एक्सक्लूड होता है. वो ऑप्शन डी बोल रहा है. तो ऑप्शन डी इज कंप्लीट. आई टोल्ड यू द मोस्ट एक्यूरेट आंसर विल बी chosen as the correct answer. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पे जीएसटी का टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता. विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? सर क्या बात कर रहे हैं, डेट ऑफ लायबिलिटी से 30 डेज के अंदर अंदर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लेना पड़ता है. इस तरह का आंसर में अगर आपको आंसर पता है तो सीधा जो सही आंसर है टिक कर दो, सारा ऑप्शंस पढ़ने का दरकार नहीं अगर आपको आंसर पता है तो. नेक्स्ट, Kaleem and Associates made an application for cancellation of GST registration. Registration cancel करवा रहे हैं मार्च में क्योंकि उसका बिजनेस क्लोज हो रहा है. ठीक है. Its application for cancellation was approved on 14th of September. 14 सितंबर को उसका कैंसिलेशन क्या हो जाता है? अप्रूव हो जाता है. अब आपको बोला है बताओ Kaleem and Associates को required to file final return on or before 13th December, not required to file annual return. ये तो पॉसिबल ही नहीं, उसे फाइनल रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा. required to file final return on or before 30th September, ये awkward day है. required to file final return on or before 14 December. guys 3 months का टाइम लिमिट मिलता है, तो 14 सितंबर से 3 months क्या हुआ? 14 दिसंबर. तो 14 दिसंबर तक उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर क्या? 14th of December. 13 दिसंबर नहीं होगा. 90 डेज नहीं बोला है, 3 months बोला है. 18, Xylo and company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar and Ludhiana in the state of Punjab. पंजाब है, देखो जालंधर भी पंजाब में है, अमृतसर भी पंजाब में, लुधियाना भी पंजाब में, तीनों सिटीज पंजाब में ही है. इनका 3 ब्रांच है. अमृतसर लुधियाना वाला जो ब्रांच है ये सप्लाई ऑफ गारमेंट्स में डील करता है, और जालंधर वाला जो ब्रांच है ये शूज में सप्लाई करता है. 2 अलग अलग बिजनेस है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन? अब आपको बोल रहा है कि देखो इसका 2 बिजनेस है, 3 ब्रांच है. 2 ब्रांच जो है वो एक बिजनेस करता है गारमेंट्स का, और एक ब्रांच जो जालंधर का है वो एक बिजनेस करता है शूज का. अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सारा ऑप्शन इस केस में पढ़ना पड़ेगा भाई. पहला, Xylo and Co कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब. पंजाब में एक रजिस्ट्रेशन लेगा, डिक्लेयरिंग एनी वन ऑफ द ब्रांचेस एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर 2 ब्रांचेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. बिल्कुल ये कर सकता है Xylo. जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें करेक्ट लगा देंगे. Xylo बिल्कुल कर सकता है, वो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेगा, एक रजिस्ट्रेशन लेगा. 2 बिजनेस है तो 2 रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन से भी काम कर सकता है, और एक प्लेस ऑफ बिजनेस को प्राइमरी बनाएगा, बाकी 2 को एडिशनल बनाएगा. नेक्स्ट, Xylo कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द ब्रांचेस. क्या Xylo सेपरेट रजिस्ट्रेशन ईच ऑफ द ब्रांचेस अमृतसर, लुधियाना और इसका अलग अलग ले सकता है कि नहीं ले सकता? बताइए. क्या इसका अदर ब्रांचेस ले सकता है कि नहीं ले सकता? बताइए. हाँ सर, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है, प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस, मतलब दोनों सेपरेट प्लेस है, दोनों अलग अलग सिटी है, भले ही सेम स्टेट में हो, वो ये भी कर सकता है. वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी तीनों प्लेस का करा सकता है, उसमें बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं है. भले एक ही बिजनेस है, 2 ब्रांच में, वो 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है. वो डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. डीम टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. Next, Xylo and company can obtain 1 GST registration for shoe business, that is Jalandhar branch, and another GST registration which is common for garment business, that is Amritsar and Ludhiana. ये नहीं हो सकता. आप एक रजिस्ट्रेशन शू बिजनेस का ले रहे हो और अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विच इज कॉमन फॉर गारमेंट बिजनेस अमृतसर एंड लुधियाना. ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है. ठीक है. तो लीगली क्या वायबल है? सर 1 भी हो सकता है, करेक्ट, 1 भी हो सकता है,
इन दिस केस 1 भी हो सकता है, ठीक है, आइदर वन। देखो ऑप्शन क्या है, देखो पहले बोल रहा है 2, फिर बोल रहा है आइदर 1, 2 और 3, फिर बोला, देखिए मैं बार बार टाइम देख रहा हूं कि मेरा 30 मिनट से ज्यादा तो नहीं जा रहा है, आइदर 1, 2 और 3, आइदर 1 और 2, आइदर 2 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या है, आइदर 1 और 2, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, ठीक है ना। ओके, यस सर, डन। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? सर कोई साल नहीं होता, जब तक वो वैलिड होता है तब तक वो वैलिड रहेगा, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड होगा, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होता है। Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made? I told you, जब भी कोई टाइम लिमिट का इशू हो, आग बंद करके 30 डेज ही है हर जगह ऑलमोस्ट। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया उस दिन से, जिस दिन आपको मिला 30 दिन के अंदर अंदर आपको रेवोकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई? सर क्या बात कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला कर रहा है तो जीएसटी थोड़ी ना कलेक्ट कर सकता है। द आंसर इज नो, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज टैक्स इज टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जीटीए वाले लोग फॉरवर्ड चार्ज कब देते हैं? आपको ऑलरेडी पता है, जीटीए वाले 7 स्पेसिफाइड लोगों को देंगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा, 5% जीएसटी है। लेकिन अगर जीटीए वाले ऑप्ट करना चाहे तो 12% में फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 12%, जो मुझे याद दिख रहा है, बट फिर भी मैं एक बार बाकी 3 देख लेता हूं। जीटीए जीएसटी इज पेबल एट 5% एंड अ फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री दैट इज द रेसिपिएंट। यहां पे तो रिवर्स चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ही नहीं। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कस्टमर इज द रेसिपिएंट, ये तो एग्जेम्प्ट होता है, जीएसटी में आएगा ही नहीं। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर को देता है ना, तो इसमें जीटीए वाला सर्विस एग्जेम्प्ट माना जाता है। अ रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज द रेसिपिएंट, यहां पे भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, 12%। अगर जीटीए 12% में ऑप्ट करता है तो डेफिनेटली फॉरवर्ड चार्ज पे वो जीएसटी पे कर सकता है। Which of the following services, ये नॉट एंड टैक्सेबल के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉट एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल है, कौन सा इसमें से सर्विसेज है जो टैक्सेबल है? योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये डेफिनेटली एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स बैंक, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर एग्जेम्प्ट नहीं है। कमेंटेटर वो एग्जाम नहीं है, वो इंडिविजुअल रेफरी, अंपायर, ये सब जो कोच ट्रेनर, ये सब अपने टीम मैनेजर डायरेक्टर, ये लोग का सर्विस एग्जाम होता है। बाद बाकी कमेंटेटर का सर्विस फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाई ऑफ सर्विस? इसमें से कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है? पहला, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो गुड्स का सप्लाई नहीं मानेंगे। शेड्यूल 2 बोलता है ये ट्रांसफर ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स द प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, तो इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज A1, क्योंकि ये टाइटल इन गुड्स से हायर परचेज हो गया अंडर एन एग्रीमेंट, जहां पे प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे पास ऑन होगा जब आप फुल कंसिडरेशन पे करते थे, इसको भी शेड्यूल टू सप्लाई ऑफ गुड्स मानता है। तो दिस इज ऑप्शन A, दैट इज 1. Next, Rama Limited has provided following information for the month of September. Intrastate outward supply 8 lakhs, interstate exempt outward supply 5 lakh. Turnover of exported goods, export 10 lakhs. Payment made for availing GTA, ये रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई हो गया। ये रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई हो गया कि आपने जीटीए को 80,000 का पेमेंट किया है, आपको एग्रीगेट टर्नओवर बताना है। सर क्या बड़ा बात है, ये तो इंक्लूड होगा नहीं, ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड होता है, एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी इंक्लूडेड होता है। तो 8 + 5 13 + 10 23, करेक्ट आंसर इज सी। कितना इजी है, कितना इजी है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया से देखो रिवाइज करवा रहे हैं। 26 देखिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, देख कर लग रहा है। P Limited has its registered office under Companies Act in state of Maharashtra from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing the said goods. मतलब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनीज एक्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में जहाँ से वो बिजनेस करता है, लेकिन उसके पास एक तेलंगाना में भी एक वेयरहाउस है फॉर स्टोरिंग दैट गुड्स। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा जीएसटी लॉ में? सर प्लेस ऑफ बिजनेस वो हर एक जगह होता है जहाँ से वो बिजनेस करता है, उसका वेयरहाउस, उसका गोडाउन, उसका स्टोर्स, एवरीथिंग सब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो तेलंगाना भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है और महाराष्ट्र भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. The correct answer is both A and B. 27.
Exempt supply includes क्या? Supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax, non-taxable supply, supply of goods or services or both which are fully exempt from GST under Section 11 of CGST Act or under Section 6 of IGST Act. सर हमको तो सभी लग रहा है exempt supply. Nil rate वाले भी एग्जेम्प्ट होते हैं, नॉन टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट होते हैं, और जिस पे आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 6 अंडर नोटिफिकेशन वो भी सॉरी एग्जेम्प्ट होते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3 विच इज डी. करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3 विच इज डी. 28. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? टाइम देख लो भाई, टाइम देख लो, टाइम देख लो. अरे सर 25 मिनट है, 25 मिनट है, फटाफट फटाफट 25 मिनट है, 3 क्वेश्चन है, लेट्स सी कर पाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? फटाफट फटाफट. कौन सा सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? जो आर्टिस्ट की सर्विस होती है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग विद कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख. एक बार पढ़ लेते हैं. आर्टिस्ट की सर्विस बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट, ये तो डेफिनेटली नहीं है. आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद कंसिडरेशन देयर ऑफ एक्सीडिंग रुपीज 1.5 लाख. ये एग्जेम्प्ट है कि नॉट? आपसे पूछा क्या? एग्जेम्प्ट पूछा है, तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये गलत है. अब देखो, आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और अ क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर विद कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 1.5. दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज डेफिनेटली. देखो यहां पे क्या किया, फोक वर्ड मिसिंग था, इसलिए मैं एक बार रुक गया. फोक वर्ड नहीं है भाई, और यहां पे पेंटिंग का बात कर रहा है, पेंटिंग का बात कर रहे हैं, जबकि अपने को म्यूजिक, डांस, थिएटर, अपने एमडीटी बात किए थे, अपने एमडीटी बात किए थे, तो यहां पर एमडीटी होगा. ठीक है. नेक्स्ट 29. सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. कौन सा इसमें एडमिशन वाला इवेंट एग्जेम्प्ट नहीं होता? सर म्यूजियम तो एग्जेम्प्ट होता है, नेशनल पार्क भी एग्जेम्प्ट होता है, टाइगर रिजर्व भी जू एग्जेम्प्ट होता है, तो बचा क्या? वो स्पोर्टिंग इवेंट जिसका टिकट कॉस्ट 600 रुपया पर पर्सन है, 600 रुपया पर पर्सन है, तो लिमिट से ज्यादा है, और अगर लिमिट से ज्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है. लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन. एंड अभी भी हमारे पास 4 मिनट प्रॉफिट है. गुरु भाई के लैंग्वेज में, धीरू भाई के लैंग्वेज में, बच्चन जी के लैंग्वेज में 4 मिनट का मुनाफा या 3 मिनट का मुनाफा. ठीक है. एक तरह का एक्साइटमेंट होता है कि हाँ 30 मिनट से कम में किए. वेरी गुड, दैट्स इट, दैट्स द स्पिरिट जो आपके अंदर भी होना चाहिए. डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. जो डिस्काउंट आपको सप्लाई के बाद दिया जा रहा है वो इफेक्ट कब लिया जाएगा, वो डिडक्ट कब होगा फ्रॉम द वैल्यू, वो डिडक्ट कब होगा? दैट डिस्काउंट इज एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए. ये डिस्काउंट इनवॉइस स्पेसिफिक होना चाहिए. ये प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, आई मीन रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. सर ये तीनों ही कंडीशन तो वैलिड है, सर ये तीनों कंडीशन तो वैलिड है, तीनों कंडीशन वैलिड है. तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. So with this we complete our 30 MCQs. With this we complete our 30 MCQs successfully. With this we complete our 30 MCQs successfully and I am very sure that आप लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा. 30 MCQs less than 30 minutes. Thank you so much for watching this video. इसी तरीके से more and more videos will be coming in our channel. Please subscribe, hit the bell icon button and June 21 टर्म के लिए तो धमाका कर देना है. मई जून 21 के लिए धमाका कर देना है. किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नंबर लेके आना है टैक्स लॉज में. दैट यू हैव टू प्रॉमिस मी. ओके, अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. ठीक है, मिलते हैं सून और कमिंग सीरीज के साथ और 30 MCQs कराएंगे और 30 MCQs करेंगे. ऐसे करके टोटल 70 MCQs कराने जीएसटी का. 30 आज करा लिए, 30 नेक्स्ट वीडियो में होगा. 20 उसके आई मीन 40 MCQs अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बस 40 मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स नहीं लगेगा. थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर.